नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जीओसी शुरू किया था, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट शुरू किया था। उस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन ने कुछ इंट्रोडक्शन वाली बातें करी और अपने रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट शुरू किए थे। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझनी है तो उसके टोटल 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। और 4 कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं? तो 4 कॉन्सेप्ट में पहला होता है बॉन्ड क्लीवेज, कि बॉन्ड को किस टाइप से क्लीवेज करना है, किस टाइप से बॉन्ड को तोड़ना चाहिए। ये बात अपने पढ़ी कल। बॉन्ड क्लीवेज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ये बात अपन ने करी। फिर अपन देखा रिएजेंट्स के बारे में। बेसिकली जब पहले बॉन्ड टूटेगा फिर रिएजेंट आएगा, रिएजेंट जब कुछ रिएक्शन करेगा तो बनता है इंटरमीडिएट और लास्ट में बनता है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कब बनता है? जब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। 4 कॉन्सेप्ट है बॉन्ड क्लीवेज, रिएजेंट, इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये 4 बातें करनी होती है। अपन ने 2 बात कल करी थी, बॉन्ड क्लीवेज के बारे में पूरी बात अपन ने करी और अपन ने रिएजेंट्स की बात करी। रिएजेंट 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। ये अपन ने बात कल करी थी। आज अपन शुरू करने वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट। बेसिकली इंटरमीडिएट क्या होता है? तो इंटरमीडिएट का मतलब होता है ऐसी कोई स्पीसीज जो किसी भी रिएक्शन जब होती है रिएक्शन के दौरान बनती है। एनी स्पीसीज विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी रिएक्शन के टाइम में, ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर कोई भी स्पीसीज फॉर्म्ड होती है, कोई भी स्पीसीज बनती है उसके अंदर, उसी को अपन क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट? जैसे कार्बोकैटाइन, कार्बो एनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल। ये इंटरमीडिएट कब बनेगा और क्यों बनेगा, इनका कारण अपन पूरा समझते हैं और आगे की डिटेल स्टडी भी अपन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। देखिए भाई, मैं बात करता हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट की डेफिनेशन लिख दूं तो देखना डेफिनेशन ऐसी होगी, एनी स्पीसीज, क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर? एनी स्पीसीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नॉन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, इज नॉन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है दोस्त, ये ना कोई भी स्पीसीज जो ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर बनती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन हो सकता है, कार्ब एनाइन हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है। तो चलिए उनकी बात करते हैं कि वो कब होगा, क्यों होगा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आप समझना चीजों को। मैंने क्या लिखा? मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे कार्बन से कोई मैंने ग्रुप जोड़ दिया, मैंने कोई भी कार्बन से ग्रुप जोड़ दिया, मैंने इसको बोला जेड ग्रुप। कौन सा ग्रुप जोड़ दिया मैं अभी प्रेजेंट टाइम में? जेड ग्रुप। अब जेड ग्रुप से देखना, मान लो इस तरफ आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, इधर भी एल्काइल ग्रुप लगा, इधर भी क्या लगा रखा है मैंने? एल्काइल ग्रुप लगा रखा है। अब देखना कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बात करता हूं। देखना मैं 3 स्टेप बताता हूं आपको, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेप बताता हूं। तो मैं आपको 3 स्टेप की बात बताऊंगा, तो आप समझना। देखना पहला देखना, अगर मैं ऐसे बात करता हूं फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर कि अगर En, ऐसा लिख दो, En ऑफ जेड, En ऑफ जेड इज इक्वल टू कार्बन। अगर कार्बन की En जेड के इक्वल है, फिर जेड की जो ग्रुप अपने अटैच किया उस ग्रुप की En इस कार्बन के इक्वल है। अगर कार्बन के इक्वल होगी यानी कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, उसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो नहीं होगा। यहां तक तो सारी कहानी क्लियर रहेगी। ठीक है भाई, तो अगर ऐसी कहानी होती है तो उस पर जो इंटरमीडिएट बनता है उसको बोलते हैं अपन कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं उसको भाई? उसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। मैं लिख देता हूं कार्बन फ्री रेडिकल। जो फर्स्ट अपना इंटरमीडिएट होगा कौन सा हो गया? कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है भाई, यहां बात क्लियर होती है अपनी। सेकंड देखना, सेकंड की बात ऐसा करता हूं, अगर जेड की En ज्यादा हो किससे? कार्बन से। किसकी En ज्यादा भाई? जेड यानी जो ग्रुप अपन अटैच किया उसकी En ज्यादा होती है कार्बन से। अब आप बताओ भाई, अगर En ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं जेड जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जेड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और जब जेड इलेक्ट्रॉन खुद खींच लेगा, जेड इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कार्बन पे क्या आएगा? कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। कार्बन पे क्या आएगा दोस्त? कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। देखना सी प्लस बनेगा। क्या बनेगा? सी प्लस। इसी को अपन बोलते हैं कार्बन कैटाइन, कार्बोकैटाइन। क्या बोलते हैं इसको? तो ये दूसरा अपना इंटरमीडिएट हो गया, इसको बोलते हैं कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन। इसको और बोलते हैं कार्बोनियम आयन, ये भी बोलते हैं भाई कार्बोनियम आयन। इसको और क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। तो अपन बात ध्यान रखें भाई। तो दूसरा जो इंटरमीडिएट बनता है कौन सा बना? कार्बोकैटाइन या फिर कार्बोनियम आयन। यहां तक आपको बात क्लियर हुई? किस पे डिपेंड करता है? जेड की En पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा और देखना, आप समझना इस चीज को भी, कि जो थर्ड है उसके अंदर कहीं ना कहीं कार्बन की En ज्यादा है किससे? जेड से। इस बार क्या हो गया? इस बार जेड की En कम है, कार्बन की ज्यादा है En।
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन, ईएन का मतलब था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ईएन बोलते हैं। ठीक है भाई, अगर ऐसी कुछ बात होगी तो कहीं ना कहीं जेड की ईएन कम है और कार्बन की ज्यादा है, तो लो ईएन से इलेक्ट्रॉन का मूव करता है लो ईएन से हाई ईएन की तरफ, लो ईएन किसकी, ग्रुप की, जेड की, और हाई ईएन किसकी, कार्बन की। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जेड से कहां मूव करेगा, कार्बन की साइड। तो कार्बन पे कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो किस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी जो कंडीशन बनेगी वैसी बनेगी, देखना, तो वो आएगा कार्बन माइनस ऐसे, और इसको बोलते हैं कार्बो एनाइन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कार्बो एनाइन। तो तीसरा अपना जो होगा इंटरमीडिएट होगा कार्बो एनाइन। क्या होगा भाई, कार्बो एनाइन। तो बेसिकली अपने तीन इंटरमीडिएट की बात करी, एक तो कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन, ये अपने बात करी। देखना, इसको फ्री रेडिकल अपने से ऐसे बताता है, फ्री रेडिकल को अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे कार्बन फ्री रेडिकल ऐसे, ये कार्बन फ्री रेडिकल साइन हो गया, ये कार्बोकैटाइन का साइन है, कार्बो एनाइन का साइन है। क्या यहां तक तो कहानी क्लियर है? अब देखना ये बेसिकली क्या होता है, कैसे बनता है कार्बन फ्री रेडिकल, कैसे बात करूंगा तो कहीं देखना, कल मैंने आपको बताया होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, अगर देखना ए और बी अगर अपने अपने खुद के होते इलेक्ट्रॉन ले लें तो क्या बनेगा, ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन और बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल किससे बनता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से या फिर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से? ये बनता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। किससे बनेगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। तो कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है वो बनता है अपने होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। यहां तक बात क्लियर होती है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में आप समझना, देखना कार्बन लिखा हुआ है, इस पर मैंने एक कार्बन लगा दिया ऐसे, और ये मैंने 3 इसकी वैलेंसी लगा दी, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्या होगा दोस्त, sp2। कहीं ना कहीं इसने 3 बॉन्ड बना रखा है, और जब स्टेटिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है दोस्त, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक है भाई, और बताओ फिर और क्या करूं, और देखो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिनो आप लोग, देखो तो देखना, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, और ये देखना, फिर देखना बॉन्ड बनाया तो सामने वाले ने भी दिया होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन के पास हो गए, और एक ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। कितना हो भाई, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्या 7 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है? नहीं, उसका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लिख दूं मैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लो भाई, यहां तक बात क्लियर होती है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आप लोग खुद बताओ ना भाई, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो कहेंगे इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए होता है, इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से नहीं, इलेक्ट्रॉन से नहीं करता, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या होगा दोस्त, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है फिर अनपेयर्ड है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, और जब अनपेयर्ड होता है तो नेचर होता है पैरामैग्नेटिक नेचर। कैसा नेचर होता है, पैरामैग्नेटिक। तो कहेंगे ये भी कैसा होगा, ये होगा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है इसका भी। ठीक है भाई, ये अपने कुछ की पॉइंट्स किसके बारे में पढ़े, अपने कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े दोस्त, कार्बन फ्री रेडिकल का। आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हुई भाई, है ना? बहुत सारी चीजें अपने पढ़ी इसके अंदर अराउंड। अब देखना, अब मैं बात करता हूँ कार्बोकैटाइन की। तो कार्बोकैटाइन जो होता है वो कहीं ना कहीं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनता है। कार्बोकैटाइन जब बनता है तो बनता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। कैसे देखना, आप समझना इस चीज को, जैसे मैंने ऐसा लिखा, तो देखना कैसे, तो मैंने ऐसे लिखा ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर मैं दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको दे दूं तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये बन गया अपना कार्बोकैटाइन। यानी कि इनके हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या बनता है, कार्बोकैटाइन बनता है। ठीक है, तो लिख दूं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, क्या लिखूंगा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, अब बताओ भाई हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा कुछ ऐसे ही, देखना, इस पर लगा दिया मैंने पॉजिटिव, और मैंने इसकी वापस 3 वैलेंसी बना दिया ऐसे। ठीक है भाई, इसकी मैंने 3 वैलेंसी बना दी है। अब जो 3 वैलेंसी होगी, और इस पे देखना 3 वैलेंसी होगी इसकी, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 3, और जब स्टेरिक नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। क्या होता है दोस्त, sp2, यानी इसका भी sp2 इसका भी sp2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग बताओ भाई, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इसमें और 2 इसमें, तो कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कहां से कंप्लीट होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, फिर लिख दो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होगा भाई इसका, तो लिख दो मैं यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब बताओ इसके अंदर ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये भी क्या होगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा दोस्त, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, ये देखना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, वो भी पेयर के अंदर, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये लुईस एसिड नहीं होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो ये लुईस एसिड होगा। इट इज लुईस एसिड। क्या होगा दोस्त, इट इज लुईस एसिड। ये लुईस एसिड का काम करेगा। क्या होगा, ये लुईस एसिड होगा। और बताओ कहीं ना कहीं इसके आउटर में, इसके देखना, अब इसके अंदर बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे फिर अनपेयर्ड होंगे। इसके अंदर जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इसने 3 बॉन्ड ही बनाया, और बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है पेयर्ड होता है, इसके अंदर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो कहीं इसका नेचर होगा डायमैग्नेटिक। कैसा नेचर होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा इसका। क्या यहाँ तक सारी कान क्लियर होती है ना, एकदम टॉप क्लास लेवल से अपने सारी कार्बोकेटाइन की बात करिए। अब बात करता हूँ मैं कार्ब एनाइन की। तो कार्ब एनाइन भी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनता है। देखिए आप लोग, जैसे मैंने ए और बी के बीच में वही बॉन्डिंग करी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने बी को दे दिए, तो बी क्या बनेगा, बी माइनस, उसी को बन क्या बोलते हैं, कार्ब एनाइन। क्या बोलेंगे, कार्ब एनाइन, माइनस आ गया, एनाइन आ चुका है, इसलिए बोलेंगे कार्ब एनाइन। तो चलिए बात समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब बताओ कौन सा बॉन्ड होगा इसके अंदर भी, इसके अंदर होगा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। कौन सा होगा दोस्त, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, इसका बताओ भाई आप लोग, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ये नेगेटिव लिख रखा मैंने, कहीं के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसने 3 बॉन्ड बनाए, यानी इसके आउटर मोस्ट में 3 तो बॉन्ड बना रहे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए इलेक्ट्रॉन की बात में हो गई, लेकिन आप देखना पहले मैं इलेक्ट्रॉन अपने बता दिए, लेकिन इसके अंदर ये बताना हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करते हैं, आपको ऐसा पता लगाना होता है कि इसके अंदर जो लोन पेयर रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 3 इसने बॉन्ड बना रखा और एक क्या हो गया इसके पास, लोन पेयर, तो 4 हो गए। 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया दोस्त, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री इसकी क्या होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है पायरामिडल या फिर पिरामिड, ये बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पिरामिडल, पायरामिडल, जो आपको बोलना पसंद हो वैसा बोलो। इसका ज्योमेट्री क्या होती है, पायरामिडल होती है। इनके मैंने ज्योमेट्री नहीं लिखी, तो कहीं इसकी ज्योमेट्री ऐड करते हैं। sp2 होता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल। क्या होगी दोस्त, ट्राइगोनल होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या लिखूं मैं, ये लिख देता हूं, ट्राइगोनल प्लेनर। इधर भी क्या हो गया, sp2, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगी दोस्त, ट्राइगोनल प्लेनर, और इस पर ये एक रेडिकल लगा रहता है। ठीक है, ये इनकी ज्योमेट्री हो गई। इसकी हो गई अपने पायरामिडल। ठीक है भाई, यहाँ तक सारी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। अपने बात करिए 8 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है भाई, अब बताओ और बताओ कुछ आगे अच्छी बात है इसके बारे में। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि नेगेटिव लगा इसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन फेंकेगा ये, तो इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा दोस्त, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होगा, ये होगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है भाई। जितना मैं आपको ऐसे टॉपिक वाइज सारी बातें बता रहा हूँ, इतना कोई क्लियर नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी इतनी डिटेल के अंदर, जितना मैं आपको डिटेल के अंदर बात बता रहा हूँ, आप समझिए कि कितना टॉप लेवल का कंटेंट चल रहा है यहाँ पर, कितने टॉप लेवल की बातें चल रही है। तो जरूर से फोकस करिए और जरूर से पढ़िए। ठीक है दोस्त, ठीक है भाई, न्यूक्लियोफाइल हो गया। इट इज लुईस बेस, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। इट इज लुईस बेस। क्या होगा भाई, ये लुईस बेस होगा, लुईस बेस। ठीक है, और बताओ इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे सारे, इसलिए क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्या होगा दोस्त, डायमैग्नेटिक। ठीक है, क्या यहाँ तक सारी बात आपकी क्लियर होती है मेरे भाई। क्या यहाँ तक आपको कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट के बारे में सारी बात क्लियर होती है। अपने इंटरमीडिएट की सारी बात करिए, 3 इंटरमीडिएट पढ़े अपन ने, 2 और पढ़ेंगे, नाइट्रीन और बेंजीन। चलिए तो 4th नंबर पे आएगा ये, तो ये 4th नंबर लिख देता हूं मैं। पहले अपन 3 पढ़ लिया, 4th पे आएगा कार्बिन। क्या आएगा दोस्त, कार्बिन। इसको ऐसा लिखता है CH2। और 5th नंबर आएगा नाइट्रीन। क्या आएगा दोस्त, नाइट्रीन। इसको ऐसा लिखेंगे, एक बॉन्ड बना रखा और नाइट्रीन, ये नाइट्रीन होता है ऐसा। ठीक है, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्बिन होता है, कार्बिन क्या करता है, कार्बिन के अंदर आपको कोई चार्ज दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। नाइट्रीन के अंदर भी कोई चार्ज नहीं है, यानी दोनों न्यूट्रल स्पीसीज है। लिख दो, कार्बिन इज ए न्यूट्रल स्पीसीज। कार्बिन इज अ न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज। ठीक है भाई, कार्बिन जो होता है एक न्यूट्रल कार्बन स्पीसीज है। ये भी जो क्या होते हैं, नाइट्रीन इज अ न्यूट्रल, नाइट्रीन इज अ न्यूट्रल
नाइट्रोजन स्पीसीज। ठीक है, यहां तक तो अपन बात करी, वो नाइट्रोजन की स्पीसीज है और ये कहीं ना कहीं कार्बन की स्पीसीज है। ठीक है भाई, आगे देखना पॉइंट, तो कार्बन जो है ना इसके अंदर, इन विच कार्बन इज बॉन्डेड, कार्बन इज बॉन्डेड विथ टू मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप। इसके अंदर क्या होगा, कार्बन जो होता है वो दो मोनोवेलेंट एटम या ग्रुप से बॉन्डेड रहता है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। कितना होगा इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर 6 होता है। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, न्यूट्रल होती है। इसके अंदर देखना 6 के अंदर तो ना 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गए एंड 2 जो होंगे वो हो गए नॉन बॉन्डेड, है ना, नॉन बॉन्डेड। ठीक है, आप समझ गए, 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे नॉन बॉन्डेड। ठीक है, तो देखो आप समझो इस चीज के अंदर देखना भाई, दो बॉन्ड कार्बन के, 2 हाइड्रोजन के, 4 बॉन्ड के अंदर चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ये वाली बात अपन किसके अंदर करी, कार्बन के अंदर। इधर आइए, ठीक है भाई, इधर बताओ, इधर भी क्या होता है, इट्स वन मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड, है ना, ये लिख दो बॉन्डेड। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी 6 होता है, जिसमें देखना आप समझना कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड एंड 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड। ये किसी बात हो रही है, नाइट्रीन की बात हो रही है। स्ट्रक्चर देखो आप लोग बनाए ना, 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड और 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, 2 नॉन बॉन्डेड होता है। तो कहेंगे ये कार्बन होता है, ये क्या होता है, ये नाइट्रीन होता है। ये कैसा बिहेवियर करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर करेगा, इट बिहेवियर लाइक इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा ये। ठीक है भाई, और बताओ क्या, लुईस एसिड लुईस बेस, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये लुईस एसिड का काम करेगा। कैसा काम करेगा, लुईस एसिड का काम करेगा। ठीक है, इधर बताओ भाई, ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल होगा, और ये भी क्या होगा, ये भी लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड। ठीक है भाई, यहां तक कहानी क्लियर है, यहां तक सारी बात क्लियर है। तो अपन ने ये जो है बात अपने कार्बन और नाइट्रोजन की बात कर ली है। कुल मिलाकर अपने टोटल 5 इंटरमीडिएट पढ़े हैं, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटाइन, कार्ब एनाइन, कार्बिन एंड नाइट्रीन। ये अपने 5 इंटरमीडिएट पढ़े हैं, इनकी सारी अपने डिटेल पढ़ ली है। तो इंटरमीडिएट वाला सारा पोर्शन अपने पूरा हो चुका है। इनलिए अपने कार्बोकैटाइन, कार्ब एनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल, ये 3 अपने मेजरली काम आने वाले हैं, कभी कभी ये काम आएंगे, तो इनके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है दोस्त, नीट में और जेई में सवाल बनते भाई, कार्बन और नाइट्रोजन में पहले भी सवाल पूछ रखा है कि ऑक्टेट किसका कितना कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, सारी बात पहले पूछ रखी है, तो आप थोड़ा आइडिया रखें इनके अंदर भी। ठीक है दोस्त, तो यहां तक बात अपन करिए। अब अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, अपन ने क्या करी, टोटल 4 चीजों में से 3 चीजें पढ़ ली, बॉन्ड क्लीवेज अपन ने पढ़ लिया है, अपने रिएजेंट्स पढ़ लिया, अपने इंटरमीडिएट पढ़ लिया। तो 4 नंबर हेडिंग डालिए और शुरू करते हैं। तो चलिए 4 नंबर हेडिंग डालिए, शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, उसको एकदम टॉप क्लास लेवल से पढ़ेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बात अपन करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, नाम ही लिखा है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। यानी इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये अगर करने से कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करता है, वो इफेक्ट हमने पढ़ने वाले हैं। सर ये इलेक्ट्रॉन का चेंज क्यों होगा, सर ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ईएन। अगर किसी का ईएन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अगर किसी का ईएन कम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। सिंपल सी बात है भाई, हाई ईएन वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लो ईएन वाले को बेचारे को इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, हाई ईएन वाला खींच लेता है। जैसे ईएन तो आपको पता ही है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो ईएन होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की ईएन ऑलमोस्ट, कार्बन और हाइड्रोजन की ईएन जो होती है वो इक्वल होती है। कार्बन और हाइड्रोजन की जो ईएन होती है, या फिर ईएन का डिफरेंस वो 0 होता है। कहीं ना कहीं इनकी ईएन जो होती है सेम होती है, जितनी ईएन कार्बन की उतनी ईएन हाइड्रोजन की होती है। तो ये अपने बात जानी है। अब आगे अपन शुरू करते हैं इस प्रोसेस को पूरा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो बेसिकली इसके अंदर अपन 4 इफेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टोटल 4 इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। वो 4 इफेक्ट कौन कौन से समझना। पहले अपने नाम, मैं नाम लिखा देता हूँ। पहला होगा अपना इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा को दोस्त, इंडक्टिव इफेक्ट, इसको बोलेंगे प्यार से आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे भाई, आई इफेक्ट। ठीक है, दूसरा अपना होगा मीजोमेरिक इफेक्ट।
कौन सा होगा भाई, मीजोमेरिक इफेक्ट, इसको अपन प्यार से बोलेंगे एम इफेक्ट, ठीक है। तीसरा अपना होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, कौन सा होगा दोस्त, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसको प्यार से बोलेंगे एच इफेक्ट, क्या बोलेंगे दोस्त, एच इफेक्ट। और सबसे लास्ट में जो आता है नंबर 4 होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्या बोलते हैं भाई, ई इफेक्ट, ठीक है। ये अपन 4 इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, ये अपन क्या करेंगे, 4 इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। आप समझना, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पहले बात बता देता हूँ, बाद में अपन और करेंगे, लेकिन पहले आप इनके तो समझना, मैं थोड़ी सी बात आपको ऐसे और बता देता हूँ, अपन पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर मीजोमेरिक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट, इसको रेजोनेंस बोलेंगे, तो रेजोनेंस अपन पूरा सीखेंगे, ठीक है, पूरा रेजोनेंस सीखेंगे अपन इसके अंदर। तो रेजोनेंस इफेक्ट अपने या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट जो है पूरा अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और देखना आप मैं बात करता हूँ, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर अपन करेंगे सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, किसका करेंगे, सिग्मा बॉन्ड चेंज होगा, सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेस होगा। मीजोमेरिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, किसका डिस्प्लेस करेंगे, पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, किसका डिस्प्लेस करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, किसका करेंगे, पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट। तो अपने किस किस का डिस्प्लेसमेंट करेंगे उनकी अपने बात करिए, ठीक है भाई, ये सारी अपने बात डिटेल के अंदर करिए, ठीक है। अब अपन 1 नंबर से शुरू करेंगे, सबसे पहले वो है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है दोस्त, इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए इंडक्टिव इफेक्ट पूरा शुरू करते हैं शानदार तरीके से। इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करते हैं, नाम में लिखना ऐसा इंडक्शन, आपने कभी फिजिक्स में टॉपिक पढ़ा होगा इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है, अगर देखना इसके अंदर कुछ भी चेंजेस हो रहा है, उसके उस हिसाब से इसमें अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, तो उस चेंज से उसके जो पड़ोसी कार्बन लगा, मान लो कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन के अंदर अगर कुछ चेंज हो रहा है, उसका जो पड़ोसी कार्बन है वो भी इंड्यूस हो जाता है इसको देख के कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी कुछ वैसा ही होगा, उससे पड़ोसी उसके साथ भी कुछ वैसे हो जाएगा। वो कैसे होता है, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए समझते हैं कि प्रोसेस बेसिकली होता कैसे है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आप एग्जांपल से बातें करेंगे भाई। मैंने एक एग्जांपल लिखा, देखना से कार्बन कार्बन कार्बन, और मैंने एक ग्रुप लगा दिया, ग्रुप लगाया मैंने क्लोरीन, क्या लगा दिया मैंने, क्लोरीन। आप देखना क्लोरीन मैंने ग्रुप लगाया। अब मैं ईएन की बात करूं, तो ईएन के ऑर्डर के अंदर कहीं ना कहीं क्लोरीन की ईएन ज्यादा होती है किससे, कार्बन से। इसकी ईएन 2 होती है, इसकी होती है 3.5, कितनी होती है भाई, 3.5, ठीक है। यहां तक मैंने बात करी। तो इनके अंदर ना ईएन का डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, ईएन का डिफरेंस। और जब ईएन का डिफरेंस होगा तो हाई ईएन वाला एटम, हाई ईएन वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लो ईएन वाला बेचारा देगा, इसको डोनेट करेगा, ठीक है। यहां पर कौन करेगा, यहां पर कहेंगे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां क्या आएगा, वहां आएगा डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। ये सर डेल क्या और नेगेटिव, नेगेटिव समझ में आ गया, डेल क्या है, डेल का मतलब है पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन अभी भी बॉन्ड के अंदर, आप समझिए अभी भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ खुद का, क्लोरीन का, कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसकी ईएन ज्यादा है, ये जो इलेक्ट्रॉन खुद का तो पास में है, दूसरे का कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच रहा है, बॉन्ड के अंदर ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करवा रहा है किस तरफ, खुद की तरफ। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, इलेक्ट्रॉन को विड्रो कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रो करवा रहा है, यानी ये ग्रुप लगा हुआ क्लोरीन, वो कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पूरा नहीं घूम रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन उसको नहीं दे रहा है, लेकिन पार्शियली इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा नेगेटिव को मैं डिनोट करने के लिए मैं डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव से बात करूंगा, ठीक है दोस्त, ये बात अपने करी। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा डेल नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा डेल पॉजिटिव, इसको मैं डेल बोलूंगा, आप डेल्टा बोलो डेल बोलो एक ही चीज है, ठीक है दोस्त। ये अपना है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। कहीं ना कहीं इसकी ईएन ज्यादा है, इसकी ईएन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लेस ईएन वाले से, लेस ईएन टू हाई ईएन, मैं लिख दूं ऐसा, कहां से कहां मूव करता है, लेस ईएन वाले से हाई ईएन वाले की तरफ मूव करता है। यहां पर भी बिल्कुल कुछ वैसा ही हुआ, यानी कहीं ना कहीं इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया, पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया इसके ऊपर, इसके अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। इस पोलराइजेशन से ये कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसकी पावर इतनी है, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा, कहीं ना कहीं ये कार्बन इसको भी क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। ये इसको बोलेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तेरे इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत मुझे देते हैं, तेरे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन मुझे देते हैं, और ये वाला इसको भी इंड्यूस करेगा कि थोड़े बहुत मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, थोड़े इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे। यानी ऐसा करते करते क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, एक दूसरे को देखकर इंड्यूस हो चुके हैं, सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। कौन से बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है भाई, तो सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर कर दिया, ये भी इंड्यूस्ड होगा, ये भी इंड्यूस्ड हो गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट।
क्या बोलते हैं दोस्त, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या यहाँ तक सारी कहानी क्लियर हुई? चलिए इसको लैंग्वेज में भी लिखते हैं ताकि आपकी बात थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है। पोलर बॉन्ड, द पोलर कार्बन क्लोराइड बॉन्ड, यानी कार्बन क्लोराइड पोलर बॉन्ड होगा, सिंपल सी बात है, इनके अंदर चार्ज डेवलप होगा। द पोलर कार्बन क्लोराइड बॉन्ड इंड्यूस्ड पोलैरिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड को इंड्यूस करता है, सिग्मा बॉन्ड की पोलैरिटी को इंड्यूस करता है, और वही सिग्मा बॉन्ड की जो पोलैरिटी इंड्यूस्ड होती है वो इंड्यूस्ड जो नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड है उसको भी क्या करेगा, पोलराइज कर देगा, और इसी इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखना मैं कुछ पॉइंट और लिखता हूं, मैंने एक पॉइंट ऐसा और लिखा कि ये जो इफेक्ट होता है इट इज अराइजेस ड्यू टू, है ना, इट अराइजेस, क्यों ये अराइज क्यों हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना, ऐसे लिख दूं, अराइज ड्यू टू डेल्टा ईएन, ऐसा शॉर्ट में सुना, डेल्टा ईएन, यानी ईएन के अंदर डिफरेंस है इसलिए अराइज हो रहा है, ठीक है। अब देखना इसके अंदर जो होता है, इस इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस एटम मानते हैं, इस इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हाइड्रोजन एटम को क्या मानते हैं, रेफरेंस एटम मानते हैं। तो लिख दूं ना, हाइड्रोजन एटम यूज्ड एज रेफरेंस एटम। रेफरेंस एटम क्यों मानते हैं, तो कहीं ना कहीं देखना कार्बन और हाइड्रोजन की जो ईएन होती है या ईएन का जो डिफरेंस होता है वो जीरो होता है ना, ये मानना आप लोग। तो कहीं ना कहीं जो बात कार्बन के लिए हो रही है वही बात अगर हाइड्रोजन मान ले तो हाइड्रोजन के लिए रेफरेंस एटम मानकर इफेक्ट कार्बन के साथ में आ रहा है वही हाइड्रोजन के साथ में जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम मानते हैं। अगर रेफरेंस अगर इनका ऐसा है, इनका डेल्टा ईएन जीरो है, क्या यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो लिख दूं मैं यहाँ पर एक पॉइंट और, देखना, इन हाइड्रोजन एटम, ये फिर ऐसे लिखूं, फॉर हाइड्रोजन एटम देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट, फॉर हाइड्रोजन एटम देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, कोई आई इफेक्ट इसके अंदर नहीं होगा, किसमें भाई, हाइड्रोजन की अगर बात करेगा तो, ठीक है। देयर इज नो, नंबर नहीं है, देयर इज नो लिखा ना, देयर इज नो आई इफेक्ट, ठीक है भाई। ये अपने बात किसके अबाउट में लिखी है, सारी बात अपने इंडक्टिव के अबाउट में लिखी है। अब देखना ये जो इंडक्टिव है, इस इंडक्टिव इफेक्ट में दो ग्रुप जोड़ सकता हूं मैं, देखना आप ऐसा प्रोसेस समझना। ये इंडक्टिव कितने टाइप का होता है, ये इंडक्टिव 2 टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। कौन कौन सा होता है, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। चलिए उनकी बात थोड़ी अपन और करते हैं, प्लस आई माइनस आई के बारे में ना भाई। मैंने यहाँ बात करी थोड़ी सी प्लस आई माइनस की, देखना मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप लिखा हुआ कार्बन कार्बन कार्बन, और मैंने ये लगाया ग्रुप, क्या लगा दिया मैंने, कोई ग्रुप जी लगा दिया। अब देखना दो जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से हो सकता है, मैंने यहाँ पर लिखे 2 पार्ट। अगर ग्रुप की ईएन ज्यादा हो, ग्रुप की ईएन ज्यादा हो भाई किससे, कार्बन से, तो कौन सा इफेक्ट होगा, ग्रुप की ईएन ज्यादा होगी कार्बन से, तो फिर क्या बात होगी, और ग्रुप की ईएन कम हो गई किससे भाई, कार्बन से। एक सारी बात किसकी मैं कर रहा हूँ, ये सारी बात मैं कर रहा हूँ ईएन की। किसकी बात हो रही है भाई, ये ईएन की बात हो रही है, ये भी अपने ईएन की बात हो रही है। अब आप समझो भाई, अब आप प्रोसेस समझो। अब बताओ इसके अंदर देखना, अगर इसकी ईएन, ग्रुप की ईएन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा। ये कौन सा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल दूं मैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है इसलिए बोलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। इस तरफ अगर मैं बात करूं तो देखना कार्बन कार्बन कार्बन, और ये लगा दिया मैंने ग्रुप, इसकी ईएन कम है तो कहीं ना कहीं कौन खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन। कौन खींचेगा, कार्बन खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मैं लिख दूं क्या, कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है भाई। कौन सा ग्रुप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है, बात समझ में आती है आपको। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसी को अपन बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप। तो मैं लिख दूं माइनस आई ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा भाई, ये होगा माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप। और इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई ग्रुप जो इफेक्ट शो करेगा उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उसको बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप, ठीक है भाई। तो प्लस आई इफेक्ट। क्या यहां तक बात क्लियर है, एकदम टॉप क्लास लेवल से, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है कोई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दे रहा है सामने से, वो प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कोई ग्रुप, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई ग्रुप हो गया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। ईएन के बारे में कुछ और बात लिखनी थी, जैसे देखना आप ऐसे बताओ, देखना ये अपने देखो 2 ग्रुप की बात कर ली, 2 आई इफेक्ट के टाइप्स की बात कर ली। तो आई इफेक्ट कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, प्लस आई और माइनस आई। यहां तक बात क्लियर है। अब देखना मैं ईएन के बारे में कुछ और की पॉइंट्स बताता हूं। जैसे ईएन देखना, जैसे मैं बताया ना आपको, ईएन ये कार्बन कार्बन को क्या करता है, पोलराइज करता है। कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को पोलराइज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए मजबूर करता है, मान लो इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचने के लिए मजबूर करता है, मान लिया। ये कब तक काम करता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और जब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ये 3 कार्बन तक लगता है,
3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। कितने भाई? 3 कार्बन तक लगता है, 3 के बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इट इज परमानेंट इफेक्ट। एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब कभी कभी काम करेगा, कुछ ग्रुप लगने पे काम करेगा, कुछ ग्रुप लगने पे काम नहीं करेगा, लेकिन ये परमानेंट इफेक्ट है। कोई भी हाई ईएन वाला या फिर लो ईएन वाला ग्रुप लगा दो, ये काम करेगा। इंडक्शन होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उसके अंदर इंडक्शन होगा और वो पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो कहेंगे ये परमानेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन तक वैलिड होता है, उसके बाद में खत्म हो जाएगा, परमानेंट इफेक्ट है। तो मैं पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला पॉइंट क्या था? कुछ इंडक्टिव के बारे में पॉइंट लिख रहा हूँ, ऐसा मैंने लिखा, देखना मैंने लिखा इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट पॉइंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैं और लिख दूं यहाँ पर कि जो इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट हो गया। इट डिस्टेंस जब बढ़ती जाएगी तो ये डिक्रीज हो जाएगा। इट इज डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, इट डिक्रीजेज with distance and valid up to 3 कार्बन एटम। ठीक है, 3 कार्बन एटम तक लगे, उसके बाद में अप्लाई, उसके बाद में वैलिड नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, ये फ्रेम में नहीं आ रहा है इसलिए। ठीक है दोस्त, तो तीसरा पॉइंट देखना, यहाँ पे लिखा मैंने। तो तीसरा पॉइंट होता है इसके पास में, इट इज परमानेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होता है? इट इज परमानेंट इफेक्ट। आप सुनो ना चीज को, इट इज परमानेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होगा? परमानेंट इफेक्ट। ये टेम्परेरी इफेक्ट नहीं है, ये कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। क्या दोस्त, यहां तक बात क्लियर होती है ना? डिस्टेंस डिपेंडेंट, 3 कार्बन तक वैलिड होगा और एक परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव के टाइप्स की बात करो, कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। इंडक्टिव के टाइप्स की बात करो, 2 टाइप्स का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I। तो आज के अपन इतने ही पढ़ते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। आप पढ़ाई करते रहे शानदार तरीके से, टॉप क्लास लेवल से मेहनत चलनी चाहिए। ठीक है दोस्त।